जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमायत के बदले में कुछ मांग दिया। अब मौलाना ने क्या मांगा है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें ये दे सकती है, ये हम आपको आज के वीलॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब 11 सितंबर को मुल्क से बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और क्या वापस आएंगे या नहीं आएंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब फरार हो रहे हैं मुल्क से। क्या वाकई में ऐसा फरार हो रहे हैं? ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और कच्चे के डाकुओं ने यूट्यूब चैनल्स बनाने शुरू कर दिए और साथ वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। गोया कच्चे के डाकू जो है वो भी इमरान खान के फैन है। क्यों ये फैन है और क्या ये इस किस्म के चैनल्स क्यों बना रहे हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और बारिशों ने तबाही फैला दी है और इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतजामी ढांचा है वो ढह चुका है, वो ख़त्म हो चुका है। और अगर ये बारिशें इस तरह जारी रही तो पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और दुकानदारों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज किया, ये एहतजाज क्यों है और इसका कोई नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। और हमारा टारगेट है 1 महीने के अंदर हमने 45,000 मजीद सब्सक्रिप्शंस लेनी है और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये टारगेट अचीव हो जाएगा। पिछले 2 दिनों से पूरे पाकिस्तान के अंदर बारिश हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बारिश है, पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बारिश है और आज सिंध और कराची के अंदर भी ठीक ठाक किस्म की बारिश हुई। कराची आलमोस्ट चौक हो गया और हर तरफ ऐसा लगता है कि पानी पानी है। ना गलियों में से पानी निकल रहा है, ना ही सड़कों से पानी निकल रहा है और लोग आधे आधे घरों के अंदर डूबे हुए हैं। और उसके साथ अगर आप आगे बढ़ें तो फिर लाहौर के अंदर भी बड़ी तबाही फैली है। रावलपिंडी के अंदर लोग बाकायदा अपनी पूरी पूरी रात अपने घरों से बाल्टियों के ज़रिए पानी निकालते रहे हैं। फिर आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चले जाएँ, वहाँ पे भी आपको सूरत हाल बड़ी गंभीर नज़र आती है। अंदरूनी सिंध के अंदर हैदराबाद है, टंडू आदम है और उसके साथ साथ दादू है, वहाँ तो आलमोस्ट तबाही मच गई है। अब यहाँ पे 2 सवाल पैदा होते हैं जो मैं यहाँ प्रोग्राम के वीलॉग के शुरू में आपसे पूछना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर या इस खित्ते में कोई पहली मरतबा बारिश नहीं हो रही। मानसून इस खित्ते में हज़ारों साल से हो रही है और हज़ारों साल से यहाँ पे सैलाब भी आ रहे हैं, यहाँ पे तबाहियाँ भी आ रही हैं और यहाँ पे सड़कें भी और उस गलियाँ भी बंद होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आज से 100 साल पहले चले जाएँ पीछे तो इतनी तबाही नहीं आती थी, क्योंकि लोगों ने जो घर बनाए थे, लोगों ने जो गलियाँ बनाई थी, लोगों ने जो दाएँ बाएँ एनवायरनमेंट क्रिएट किया था उसमें वो बहुत सेफ रहते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि किसी शहर के अंदर भी अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो वहां से पानी निकालना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अब सवाल ये है कि अगर ये बारिश हर बार होती है, हर साल होती है और एक ही तरीके से होती है, एक ही मौसम में होती है और एक ही तरह की तबाही फैलाती है, तो हम इसका तदारक क्यों नहीं कर पा रहे, हम इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, हम अपने शहरों को बेहतर क्यों नहीं बना रहे, हम पानी की निकासी का बंदोबस्त क्यों नहीं कर पा रहे? इसका मतलब ये हुआ कि 2 जगहों पर फेलियर्स हैं। एक तो खुद इंडिविजुअली वो इंसान जो इन बारिशों का शिकार बनते हैं वो खुद फेल हो चुके हैं, ना वो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, ना वो आर्किटेक्चरल सेंस अपने इस्तेमाल करते हैं, ना वो ये देखते हैं कि ये जो पानी है ये अगर हम गलियों में अपने घर ऊंचे बना लेंगे या हमारी गलियां ऊंची हो जाएंगी और घर नीचे हो जाएंगे तो ये पानी कहाँ से निकलेगा। और ये जो हम इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं इसका पानी जो है उसकी जो निकासी का बंदोबस्त भी हमने नहीं किया तो फिर अल्टीमेटली ये हमें ही डैमेज करेगा या हमारे हमसायों को डैमेज करेगा। तो एज ए इंडिविजुअल हम मिन हैसुल कौम तबाह हो चुके हैं या ढह चुके हैं या बिल्कुल बद इंतज़ामी का शिकार हो चुके हैं और इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जो पॉलिसी बना रही है उस पॉलिसी के अंदर पानी की निकासी और बारिश का बंदोबस्त जो है वो बिल्कुल नहीं है। यानी किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि जब ये बारिश आती है तो ये नालों के ऊपर क्यों मकान बने हुए हैं, नालों के ऊपर देहात क्यों बने हुए हैं, बारिश के लिए वार्निंग सिस्टम क्या होना चाहिए। और अगर बारिशें आ रही हैं और आपको अंदाज़ा है कि इस बार बारिश ज़्यादा होगी तो जितने देहात हैं उनमें से लोगों को एवैक्यूएट क्यों नहीं कर लेते। आपको शायद याद होगा कि गोरों के ज़माने में जब यहाँ पे अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर था, और उस वक्त ये SOPs थे कि वो बाकायदा वहाँ पे वार्निंग दी जाती थी। और आज भी अगर आप पुरानी नहरों के पास जाएं तो वहाँ पे वार्निंग सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ पे बाकायदा निशान लगे हैं और उसके साथ साथ एक वार्निंग का पूरा मैकेनिज्म है कि जो ही पानी उस
लाइन से ऊपर जाता है तो उसके बाद फौरी तौर पे तमाम देहातों के अंदर एक वार्निंग जारी कर दी जाती है, फिर लोगों को कहा जाता था कि आपने यहाँ से निकलना है फौरी तौर पे। लेकिन आज इस टाइप का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। बारिश आती है, पानी आता है, सैलाब आता है, वो पूरे पूरे देहात को बहा के ले जाते हैं और उसके बाद हम पूरी दुनिया से पैसे मांगते रहते हैं, लेकिन ना हम लोगों को वार्निंग देते हैं, ना हम वहाँ का इवैक्यूएट करते हैं और ना ही हम शहरों को और अपने देहात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब अगर देखा जाए तो इंतज़ामी ढांचा जो है वो ढह चुका है और उसके साथ साथ जो इंसानी तौर पे, बुनियादी तौर पे, इनफरादी तौर पे जो लोगों की सेंस होनी चाहिए थी वो भी ख़त्म हो गई। तो जब इनफरादी सेंस नहीं होगी और इंतज़ामी ढांचा नहीं होगा तो फिर मुल्क कैसे चलेगा? तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ पे गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो एक मसला मुस्तकिल है, हम अगर उसका भी तदारक नहीं कर पाते तो जो अचानक मसले आएंगे हम उनसे कैसे निपटेंगे? ये एक सवाल है जो आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। आज दुकानदारों ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाज किया, शटर डाउन किया और उनका मुतालबा ये था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, साथ उनका मुतालबा है कि गवर्नमेंट टैक्स क्यों लगा रही है। अब यहाँ पे भी 3 किस्म के फेलियर्स हैं। पहला फेलियर तो ये है कि लोग अंदाज़ा नहीं कर पा रहे कि ये जो महंगाई है इसका ताल्लुक पाकिस्तान के साथ नहीं, एक ग्लोबल फिनोमेना है। आप अगर यूरोप में जाके देखें, अमेरिका में जाके देखें, ऑस्ट्रेलिया में जाके देखें, जापान में जाके देखें, जो फर्स्ट वर्ल्ड है सबसे ज़्यादा महंगाई से वो इस वक्त मुतासर है। तो वहाँ पर जब तबाही आ गई है तो ये तबाही जो दूसरी दुनिया है और जो तीसरी दुनिया है उस तक क्यों नहीं आएगी? तो ये ग्लोबल फिनोमेना है। जैसे कोविड आया था तो वो पूरी दुनिया में आया था, उस वक्त हम अपनी गवर्नमेंट को या अपने सिस्टम को या अपने लोगों को इल्ज़ाम नहीं दे सकते थे कि ये कोविड का शिकार क्यों है। जब एक ग्लोबल एपिडेमिक था तो फिर जाहिर है सब लोगों ने मुतासर होना था। सेम इसी तरह ये जो रिसेशन है, ये जो महंगाई है, ग्लोबल है, ये इसका कोई एक मुल्क जिम्मेदार नहीं है, तो जाहिर है उसका इफेक्ट तो आना ही आना है। गवर्नमेंट ये आवाम को समझाने में क्यों नाकाम है? और दूसरा फेलियर ये है कि लोग यहाँ पे टैक्स नहीं देना चाहते। लोग यहाँ पे अरबों रुपए कमाते हैं ताजर, लेकिन वो गवर्नमेंट को एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो एक इंडिविजुअल फेलियर है कि लोग स्टेट को देना कुछ नहीं चाहते, स्टेट से लेना बहुत कुछ चाहते हैं, ये भी इंटरटेन होना चाहिए, इनको भी समझाना चाहिए। और यहाँ पे भी गवर्नमेंट जो है मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है कि वो ताजरों को समझा सके कि भाई साहब इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, ये मुल्क नहीं चल सकेगा और हमें बाहर से कर्जे नहीं मिलेंगे, IMF की सपोर्ट नहीं मिलेगी, जिसके बाद हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। और अगर हम डिफ़ॉल्ट कर गए तो आपकी दुकानें मुतासर होंगी, ये नहीं चल सकेंगे फिर। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको समझाए। तीसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक फिनोमेना है कि जब आप एहतजाज करते हैं तो फिर आपकी बात सुन ली जाती है, और ये पिछले 200-250 साल से इस खित्ते के अंदर हो रहा है। जब से गोरे आए थे हम एहतजाज करते थे, अल्टीमेटली वो डंडा चलाते थे, फिर वो एक जगह मजबूर हो जाते थे, फिर वो हमारी बात मान लेते थे। तो हमारा DNA बन गया हुआ है कि अगर आप एहतजाज करेंगे तो गवर्नमेंट आपकी बात सुन लेगी। तो इसीलिए हर लेवल पे एहतजाज हो जाता है। कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ जाए तो फ़ौरन हम एहतजाज शुरू कर देते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो फैसला वापस लेती है। तो ये फिनोमेना भी कितनी देर तक चलेगा कि एहतजाज करें और उसके बाद गवर्नमेंट के कान खड़े होते हैं, फिर गवर्नमेंट आपकी बात मान लेती है। तो जनाब अगर गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला ही करना है जिसे उसने वापस लेना है तो फिर गवर्नमेंट को फैसला करने की ज़रूरत क्या है? और अगर आवाम ने एहतजाज के ज़रिए अपने मसाइल हल करवाने हैं तो फिर हम सभी एहतजाज कर लेते हैं, शायद उसी से पाकिस्तान बेहतर हो जाए। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इसे भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और आम आदमी को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि अगर हम कुछ देंगे तो फिर ही हम कुछ ले सकेंगे। ये गिव एंड टेक है। अगर हम स्टेट को देंगे कुछ नहीं तो हमें फिर मिलेगा क्या? ये भी एक सवाल है जो आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। मियां नवाशी साहब के बारे में खबर गर्दिश कर रही है कि वो 11 सितंबर को लंदन जा रहे हैं और लंदन जाके वो 2 काम करेंगे। एक तो अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे और दूसरा वो वहाँ पे कुछ सियासी मुलाकातें भी करेंगे। सियासी मुलाकातें किससे होंगी, ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है, क्योंकि अगर मियां साहब ने मुलाकातें करनी है तो पाकिस्तान सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ पे सारे सियासतदान इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन शायद वो बाहर जाके अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अल्टीमेटली भाग ही जाना था यहाँ से। अब वो भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला, उनके भाई को मिल गया, उनकी जो साहबजादी है उनको मिल गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को इग्नोर कर दिया। पार्टी ने भी किया, स्टेट ने भी किया, फौज ने भी किया और लोगों ने भी कर दिया। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो परेशान है, इसलिए वो लंदन जाके बैठना चाहते हैं। वो शायद अपनी फैमिली के साथ वहाँ बैठेंगे, कुछ अच्छा वक्त गुजारेंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा ही जा रहा है कि वो सिर्फ मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं और कुछ शायद मुलाकातें करें, कुछ रेस्ट करें और उसके बाद अक्टूबर में वो वापस आ जाएंगे। जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का ये कहना है कि मियां साहब वापस नहीं आ रहे, वो बाहर बैठ के बार बार पूछेंगे कि मुझे क्यों निकाला गया था या मुझे क्यों नहीं लाया गया था, या वो कहेंगे कि जी वोट को कब इज्जत मिलेगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ बैठ के एक अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहते हैं। मियां साहब बाहर वहाँ पर अपोजिशन बनेंगे,
मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ प्राइम मिनिस्टर और मरीम नवाज साहबा यहाँ पे चीफ मिनिस्टर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये वापस नहीं आ रहे, जबकि मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वाकई वापस आ रहे हैं। अक्टूबर में अगर नहीं आएंगे तो नवंबर में बहरहाल वो आ जाएंगे। कच्चे के दो डाकुओं की एक फुटेज आई है जिसमें एक डाकू दूसरे डाकू के कंधे पे हाथ रख के कह रहा है कि भाइयों इसने यूट्यूब चैनल बना लिया है और अब आप इसे सब्सक्राइब करें। और उन्होंने कहा जी मेरी जो इनकी जो ख्वाहिश थी या ऐलान था उसके बाद 150 सब्सक्राइब मिले हैं, लेकिन अब मैं भी कह रहा हूं तो हो सकता है इनको ज़्यादा मिल जाए। और उसके बाद आखिर में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद। ये अब बड़ा इस वक्त चल रहा है और हर जगह पे सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है और बार बार ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये डाकू हैं दो और इमरान खान साहब इनको भी पसंद है। तो अब ये पता नहीं है कि वाकई वो डाकू है या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जितनी चीज़ें वायरल होती हैं वो बाज़-औक़ात उनका माई बाप मिलता नहीं है, पता नहीं चलता। हो सकता है ये दो नौजवान हों कहीं अंदरूनी सिंध में बैठे हों और वहाँ पे बैठ के उन्होंने फुटेज बना ली हो और उसके बाद उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की और फिर उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये कच्चे के डाकू हैं। तो मुझे नहीं पता कि ये कच्चे के डाकू हैं या नहीं है, लेकिन वीडियो बड़ी मासूम सी है और उसको जो इमरान खान साहब के खाते में डाला जा रहा है ये उससे भी बड़ी मासूमियत है कि जो भी इस टाइप का बंदा होगा, किसी ने भी अगर मूछें रखी होंगी या उसने बंदूक पहनी होगी और ये कहेगा इमरान जिंदाबाद या इमरान खान जिंदाबाद, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो कच्चे का डाकू ही होगा। तो ये एक अजीब सा फिनोमेना है। और बहरहाल वीडियो बड़ी मज़े की और मुझे लगता है कि इस दरख्वास्त के बाद उनके नंबर तो ज़रूर अप हुए होंगे और कुछ 2-4 हज़ार लोगों ने तो उन्हें ज्वाइन कर लिया होगा। और अगर ये कच्चे के डाकू हैं तो फिर हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि अगर वो भी यूट्यूब चैनल बना के उसके ऊपर बात करके और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि स्टेट के पास कुछ नहीं है, फिर डाकू ही सब कुछ है। वो चार पहियों के ऊपर बैठ के पूरी स्टेट को बता रहे हैं कि जनाब आप हमें पकड़ना तो दूर, हम तो अपने यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और उससे पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया से मुखातिब हैं, तो आपने हमारा क्या बिगाड़ लेना है। तो ये वैसे उससे भी बड़ा लम्हा फिक्री है। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में खबर गर्दिश कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेट की 2 सीटें मांग ली। उन्होंने कहा जनाब अगर आप हमारी हमायत चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में हर जगह पे हर मौके पे हम आपकी मदद करें, हम आपको सपोर्ट करें, तो जनाब फिर आपको इस टेक के बदले में कुछ गिव भी करना पड़ेगा, यानी गिव एंड टेक। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हमें सेनेट की 2 सीटें चाहिए। एक जो सीट है उनके जो समधी हैं गुलाम अली साहब, हाजी गुलाम अली साहब, जो उससे पहले गवर्नर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के। मौलाना फजलुर रहमान साहब ये चाहते हैं कि उन्हें सेनेटर बनाया जाए और उससे पहले भी वो सेनेटर थे। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब का इशू ये है कि इनके पास इतनी कम सीटें हैं कि ये एक भी अपना सेनेटर मुंतखब नहीं करवा सकते, लेकिन ये एक के बजाय 2 मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं हाजी गुलाम अली साहब को भी करें और उसके साथ साथ हमारा एक और सेनेटर जो है उसको भी वहाँ से इलेक्ट करवाएं आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाजी गुलाम अली साहब के मामले में मान गई है। गो उससे पहले आप याद होगा कि जब वो गवर्नर थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाजी साहब के ठीक ठाक खिलाफ थे और रोज़ उनके खिलाफ एक बयान जड़ दिया करते थे और ये कहा करते थे कि जी इनके होते हुए यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो सकते, फेयर एंड फ्री नहीं हो सकते, और फेयर एंड फ्री हुए भी नहीं। लेकिन हाजी साहब ज़ाहिर उस वक्त गवर्नर भी थे और फिर बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ तहरीक चलाई जाती थी। लेकिन अब उसी हाजी गुलाम अली साहब को वो तैयार हो गए हैं कि जनाब उनको सेनेटर बना देते हैं, लेकिन मौलाना चाह रहे हैं कि एक और सेनेट की सीट ली जाए और उसके लिए पार्टी ने ये कहा है कि हम इमरान खान साहब से रब्ता करके उनसे पूछ के फिर आपको जवाब देंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान साहब इस मामले में समझौता कर जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मौलाना ने कार्ड बड़ा ज़बरदस्त खेला है। एक साइड पे उन्होंने इनसे ये 2 सीटें मांग ली हैं, साथ ही उन्होंने नूर आलम साहब से कहा है कि आप फौरी तौर पे कौमी असम्बली में एक नया बिल जमा करवा दें, एक नहीं बल्कि 3 बिल जमा करवा दें। तो नूर आलम साहब ने 3 बिल जमा करवाएं और नूर आलम साहब का ये कहना है कि मैंने अपनी क़यादत को एतमाद में लिया था, उनकी मर्ज़ी से ये हुए। तो मौलाना ने इस साइड से नूर आलम साहब को कौमी असम्बली में कहा है कि बिल जमा करवाएं, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान है, और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 2 सीटें भी मांग ली हैं। तो अब तहरीक इंसाफ के पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मौलाना की मुतालबा, मौलाना की बात माने, और जो ही वो मौलाना की बात मान लेंगे तो इधर से बिल वापस हो जाएंगे, या हो सकता है कि बिल भी पास हो जाए और साथ ही इस साइड से मौलाना को 2 नशिस्तें में मिल जाएं। और अगर ये नहीं होता तो ज़ाहिर है बिल तो पास हो रहे हैं इधर से, और फिर गवर्नमेंट की तरफ मौलाना चले जाएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब का कमाल देखें कि एक साइड वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिल रहे हैं, दूसरी साइड पे वो आसिफ अली जरदारी साहब से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ बाकायदा उनका रब्ता है। तो मौलाना इस वक्त मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है सारी सूरत हाल के। तो सबसे कम नशिस्तें मौलाना की,
और सबसे बड़े प्लेयर मौलाना इस वक्त साबित हो रहे हैं। तो इसको कहते हैं सियासत कि आप सबको एंगेज रखें और एंगेज रख के अपना फ़ायदा भी उठाएं। तो मौलाना अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है, जो उनके पास 4 वोट्स हैं वहाँ पे केपी में, और वो चाहते हैं कि तला महमूद साहब जो पहले सेनेटर रहे हैं और JUIF से सेनेटर रहे हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि उनको सेनेटर बनाया जाए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके लिए राज़ी नहीं है, और शायद आसिफ अली जरदारी साहब इसीलिए गए थे मौलाना के पास कि ये मामला भी सेटल कर लेते, लेकिन मौलाना नहीं चाहते कि ये मामला सेटल हो। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब का जादू भी चल जाएगा, मौलाना का जादू भी चल जाएगा, और यहाँ से पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किस हद तक इखलाकी तौर पे और नफसियाती तौर पे कमज़ोर है कि मौलानों को भी सीट्स दे दी और साथ आसिफ अली जरदारी साहब को भी दे दी, और साथ ये भी कहा कि ये वो लोग हैं जिसकी वजह से सिस्टम ख़राब है। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।